रितिका समय पर आकर पूजा में बैठ जाती है और पूजा खत्म होने के बाद, रितिका, अब तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाभी, माँ की तबीयत एकदम चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। क्या कहा माँ? लेकिन तुमने तो कहा था कि पापा की तबीयत खराब हो गई है। ओ हाँ, मेरा मतलब वही है। पापा की तबीयत अब एकदम मस्त है। बस भी करो रितिका, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। सुबह जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तभी मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया था और तभी मुझे उन्होंने बताया कि तुम रात को मायके गई ही नहीं थी। क्या? हाँ रितिका, अब बता, रात भर से तुम कहाँ पर थी और हम सब से तुम क्या छुपा रही हो? वो भाभी, दरअसल वो मेरी सहेली है ना चंचल, उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद चंचल का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसीलिए मुझे रात में उसके पास जाना पड़ा। क्या कहा? चंचल के पास? हाँ भाभी, चंचल का इस शहर में कोई नहीं है। वो यहाँ पर नौकरी के लिए आई है, इसीलिए उसे सांत्वना देने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ा। अब अगर मैं अपने घर वालों से ये कह देती कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तो मुझे वहां पर कोई जाने नहीं देता। इसीलिए मैंने झूठ बोला भाभी। हे भगवान! भाभी, मैं सच कह रही हूँ, यही झूठ है। मेरा मतलब यही सच है भाभी। ठीक है रितिका, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आइंदा से झूठ बोलकर मत जाना कभी भी। अब देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। माफ कीजिए मुझे। कोई बात नहीं रितिका। रितिका बाल बाल बच जाती है। फिर एक दिन जब मिहिर का जन्मदिन आता है, तभी, ये लो भैया, ये रहा आपका तोहफा। अरे वाह, क्या बात है छोटे, लेकिन क्या है इसमें? खोलकर तो देखिए भैया। फिर शौर्य वो तोहफा खोलता है और उसमें एक महंगा सा स्मार्टफोन होता है। लेकिन उस फोन को देखकर रितिका गुस्से से लाल हो जाती है। लेकिन छोटे, ये तो बहुत महंगा फोन है और इसकी क्या जरूरत थी मेरे भाई? आखिर तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे भैया, आप जो भी मेरे लिए करते हो ना, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसे अपना लीजिए, मना मत कीजिए। ठीक है छोटे, अब जब तू इतने प्यार से ले ही आया है, तो मैं रख लेता हूँ। और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सच में ये फोन तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। मुझे भी बहुत पसंद आया। क्यों रितिका? हाँ भाभी, बहुत ही बढ़िया फोन है ये। फिर बाद में शौर्य, अरे क्या जरूरत थी भैया को इतना महंगा फोन देने की? अरे कोई छोटा मोटा तोहफा दे देते तो भी चल जाता, तो फिर इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? लेकिन रितिका, भैया अभी नया फोन लेने ही वाले थे, इसीलिए मैंने ये सोचा कि उनके लेने से पहले मैं ही उन्हें गिफ्ट कर देता हूँ। वैसे तो मेरे लिए तुम्हारी जेब से जल्दी पैसे निकलते नहीं हैं, और अपने भैया के लिए बराबर इतने सारे पैसे निकल गए। हाँ? क्यों? अब क्या हुआ? इस बार क्या तुम्हारी सैलरी वक्त से पहले आ गई क्या? ओफो रितिका, तुम भी ना। अरे बाबा, मैंने ये फोन एक साथ पैसे देकर नहीं खरीदा है। मैंने तो ये डाउन पेमेंट करके ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? ईएमआई? अरे मेरे होशियार पतिदेव, ईएमआई भरने के लिए भी तुम्हारी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए। अब कैसे भरोगे इतनी ईएमआई? फिक्र मत करो रितिका, एक खुश खबर है। मुझे नई नौकरी मिल गई है, वो भी एक बहुत बड़े पोस्ट वाली, जिसमें मुझे अभी से कई गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। और 1 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है। और अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा ये काम करने का आखिरी महीना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन शौर्य। थैंक यू रितिका। रितिका बहुत खुश हो जाती है और वो ये सारी बातें चंचल को बताती है। तभी, क्या? अरे बाप रे, अब जब शौर्य को ज्यादा सैलरी वाली नौकरी लगने वाली है, तब तो वो अपने भैया को और ज्यादा पैसे देगा और साथ ही ऐसे तोहफे पर तोहफे देता ही रहेगा। अब उसके भैया ने उसके लिए इतना सब किया है, तो वो भी तो उसके लिए उतना करेगा ही ना। हाँ चंचल,
ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। और मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं मेरा ये बेवकूफ पति अपने भैया पर सारे पैसे ना उड़ा दे। उसका तो कोई भरोसा नहीं बाबा। लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ तो बता यार। मेरा दिमाग तो पूरी तरह बंद पड़ चुका है। अब तुझे अपने पति और जेठ के बीच फूट डालनी होगी। क्या कहा? फूट? लेकिन ये फूट किस दुकान में मिलती है? अरे मेरी दिमाग से पैदल सहेली, फूट यानी तुझे उन दोनों के बीच में दूरियां लानी होगी। तेरे पास 1 महीने का समय है। शौर्य को उस नई नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ही तू उन दोनों भाइयों को अलग कर दे, तो फिर उसके सारे पैसे तेरे पास ही आएंगे और वो अपने भैया पर कोई पैसा नहीं लुटाएगा। अरे वाह, ये तो तूने एकदम बढ़िया सुझाव दिया है। लेकिन मैं उन दोनों को दूर कैसे करूंगी? अरे अब सारा काम मैं ही करूँ क्या? जरा तू भी कुछ सोच ले। फिर चंचल और रितिका दोनों अब फूट डालने के लिए योजना बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रितिका शौर्य के पास जाकर, शौर्य, आज तो भैया मेरे मन से उतर ही चुके हैं। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन क्या हुआ है रितिका? और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अब देखो ना, मैं अभी उनके कमरे से गुजर रही थी और वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई तो अभी भी उसी नौकरी पर घिस रहा है और तो और घर में कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं देता और एक फोन लाकर उसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, क्योंकि आज तक मैंने उसके लिए हद से ज्यादा ही किया है। क्या भैया ने ये सब कहा? हाँ शौर्य, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुम ही बेवकूफ हो जो उन पर अपनी जान लुटाते हो। वो तो सामने से कुछ और दिखते हैं, लेकिन पीछे से तो कुछ और ही है। मुझे लगा नहीं था रितिका कि भैया के मन में मेरे लिए इतनी मेल होगी। देखो शौर्य, अब तुम जाकर उनसे कोई बहस मत करो, वरना वो लोग तो यही कहेंगे कि मैं बस यहाँ की बात वहां करना जानती हूँ। पर अब तो तुम समझ चुके हो ना कि उनका दिल कितना काला है, तो तुम भी अब उनसे 4 कदम दूर ही रहना। हाँ रितिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। रितिका की ये बातें सुनकर शौर्य अब मिहिर से बहुत नाराज हो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे छोटे, रोज तो तुझे ऑफिस में ही छोड़ता हूँ कार से, तो फिर आज तू अलग से क्यों जा रहा है? नहीं भैया, आप चले जाइए अपनी कार में, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। पर छोटे, देखिए भैया, मुझे बहुत देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग है आज सबके साथ। हाँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना तुझे, उसमें क्या हुआ? शौर्य मिहिर की कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और उसके स्वभाव में आई इस बदलाव को देखकर मिहिर स्तब्ध रह जाता है। ये लो मिहिर, तुम्हारा और देवर जी का ये डब्बा। अरे देवर जी अकेले ही चले गए? आज वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्या? नहीं अमृता, पता नहीं क्या हुआ है छोटे को। आज तो उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और बेवजह ही अलग से चला गया। कुछ हुआ है क्या घर में? नहीं तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि वो किसी चिंता में होंगे, इसीलिए उनका बात करने का मन नहीं होगा। होता है कभी कभी। आप उस बारे में इतना मत सोचो, भगवान करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि आज से पहले वो मुझसे कभी रूठा नहीं है। अब तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो मिहिर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ज्यादा चिंता मत करो और जाओ, मैं ये डब्बा देवर जी के ऑफिस भिजवा देती हूँ। ठीक है अमृता। फिर मिहिर चला जाता है और ये सब रितिका पीछे से देख रही होती है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। पहला प्लान तो कामयाब हो गया चंचल। पहले दाव में ही दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू इतने में ही रुक जाएगी। तुझे उन दोनों भाइयों के बीच में और दरार लानी होगी और तभी जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। हाँ चंचल, समझ गई मैं। फिर शाम में खाने के वक्त भी शौर्य मिहिर से कोई बात नहीं करता, जिस कारण मिहिर और परेशान हो जाता है। फिर एक दिन शौर्य की अलमारी में आधे कपड़े तो भैया के ही है
जो भैया ने उन्हें पहनने के लिए दिए थे, क्योंकि उन दोनों का माप लगभग एक समान ही है। अब मैं शौर्य की अलमारी से भैया के कपड़े हटाकर फिर से भैया की अलमारी में रख देती हूँ, ताकि शौर्य को ये लगे कि भैया ने गुस्से में आकर उनके कपड़े वापस ले लिए हैं। फिर रितिका ऐसा ही करती है और फिर बाद में जब शौर्य अलमारी से कपड़े निकालने जाता है, तब वो मिहिर के कपड़े गायब देखकर हैरान रह जाता है और वो गुस्से में मिहिर और अमृता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में वो कपड़े रखे हुए देखता है। मेरा यकीन कर छोटे, मैंने ये कपड़े यहाँ पर नहीं लाए हैं और ना ही अमृता ने। ये कपड़े तेरी ही अलमारी में थे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप भैया? तो फिर ये कपड़े अपने आप चलकर आए हैं क्या इस अलमारी में? देवर जी, सच में ये कपड़े हमने यहाँ पर नहीं लाए हैं। आप दोनों तो मेरे मन से उतरते ही जा रहे हो। अरे आपके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और। जाइए, अपने कपड़े अपने पास ही रखिए, क्योंकि अब मैं अपने कपड़े खुद खरीद सकता हूँ और आपसे भी महंगे कपड़े खरीद सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला जाता है। अरे इसे अचानक से क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो कपड़े आपने नहीं निकाले और मैंने भी नहीं निकाले, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि ये काम रितिका का है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब मिहिर और अमृता काफी चौंक जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब शौर्य अपनी नई नौकरी पर जाने लगता है। उसकी काफी अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद अब रितिका के तेवर ही बदल जाते हैं। अरे रितिका, यह खीखी खोखो करने से अच्छा कोई काम ही कर लो। सुबह से तुमने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया है। अरे तुम भी इस घर की बहू हो और तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। अरे भाभी, अब मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरा पति पहले से बहुत ज्यादा कमाता है और वो घर में पैसे भी बहुत ज्यादा देने लगा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब आप घर में एक नौकरानी लगा लो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या कहा? नौकरानी? नहीं रितिका, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी और तुम्हें अपने हिस्से के काम खुद ही करने पड़ेंगे। समझ गई ना? नहीं भाभी, एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली। इतना कहकर रितिका नखरे दिखाते हुए चली जाती है और अब अमृता मिहिर को ये सारी बातें बताती है। क्या कहा? रितिका का अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब ये बात तो हमें छोटे को बतानी होगी। फिर वो दोनों शौर्य के पास जाकर रितिका के बारे में सब कुछ बताते हैं। हाँ तो क्या गलत कहा उसने? अब जब घर में पैसा आ गया है, तब वो काम क्यों करेगी? क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? आपको तो रितिका के नखरों पर रोक टोक लगानी चाहिए, लेकिन आप तो उसका साथ दे रहे हो और मुझे तो उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि उस दिन भी आपकी अलमारी से मिहिर के कपड़े उसी ने हमारे अलमारी में रख दिए होंगे, वरना हम दोनों के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? हाँ छोटे, ये सारी करामात तेरी ही बीवी की है। नहीं शौर्य, इन लोगों की बातों में मत आओ तुम। ये तो बस हम दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं। अरे सच तो यही है कि इनसे हमारी अमीरी अब देखी नहीं जा रही। तमीज से बात करो रितिका। रितिका बिल्कुल सही कह रही है भैया। पिछले 1 महीने में आपने मुझे अपने असली रंग दिखा दिए हैं और अब तो मुझे वाकई में आप दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। और शौर्य, मैं तो अब तुमसे यही कहूंगी कि अब हम इनके साथ रहेंगे ही नहीं। घर का ऊपरी हिस्सा पूरा खाली है और अब तो हम अमीर भी हो चुके हैं, इसीलिए अब हमें ऊपर रहने जाना चाहिए। हाँ रितिका, रिश्तों का तो बंटवारा हो ही चुका है, लेकिन अब घर का बंटवारा होगा और यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। क्या? रितिका और शौर्य का ये फैसला सुनकर अमृता और मिहिर एकदम चौंक जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। उस आदमी को देखकर वर्षा फौरन नीचे चली आती है
और तभी वो देखती है कि वो पास ही के रेस्टोरेंट गोल्डन हाइट का डिलीवरी बॉय है। ये लीजिए मैम, आपका पार्सल। शुक्रिया, ये रहे आपके पैसे। थैंक यू मैम। तभी सुहानी देखती है कि वहां पर वर्षा खड़ी है। अरे वर्षा भाभी, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे सुहानी, मैं तो टेरेस पर थी और ऊपर से मैंने तुम्हें देखा, इसीलिए नीचे चली आई। लेकिन तुमने इतनी रात गए रेस्टोरेंट से खाना क्यों मंगवाया है? ये कोई टाइम है क्या सुहानी? वो भाभी, आज मैंने ठीक से खाना ही नहीं खाया था, इसीलिए मुझे भूख लग गई और मैंने खाना मंगवा लिया। अनुज भैया ने मेरे इस नए स्मार्टफोन में खाना मंगवाने का ऐप भी डाल दिया था, इसीलिए मुझे मंगवाना आ गया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन क्या मंगवाया है तुमने? और मंगवाया तो सही, लेकिन पीछे के गेट से क्यों आया वो? अब आगे के गेट में सारे गार्ड इस समय सो रहे होंगे ना, तो खामोखा मेरे काम से उनकी नींद टूट जाती, इसीलिए मैंने इसे पीछे के गेट से बुलाया। और मैंने रेस्टोरेंट की स्पेशल थाली मंगवाई है। मुझे तो सादा खाना ही पसंद है ना, आपको तो पता ही है। चलिए, अब मैं चलती हूँ। शुभ रात्रि। इतना कहकर सुहानी वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह वर्षा ये बात स्वाति को बताती है। क्या बात कर रही हो भाभी? अरे ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। 4 दिन नहीं हुए इसे फोन इस्तेमाल करे और उसे तो खाना मंगवाना भी आता है। ये लड़की तो बड़ी तेज है। हाँ स्वाति, मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगी। कह रही थी कि देवर जी ने सिखाया है उसे, फिर भी उसका बर्ताव मुझे कभी समझ नहीं आता। हाँ भाभी, मुझे भी। सुहानी अब समय के साथ साथ काफी मॉडर्न होने लगती है। वो फैशनेबल कपड़े पहनती है और दूसरों को देखकर पार्लर भी जाने लगती है। ये देख उसकी दोनों भाभियां आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर एक रोज, ए राम जी, मेरे हाथ और पैर दोनों बड़े दर्द कर रहे हैं। अरे स्वाति, जरा मालिश कर देना मेरी। लेकिन माँ जी, मेरे हाथों में तो छाले आ गए हैं। वो मैंने कल सिलबट्टे पर मसाले कूटे थे ना। अब क्या करें? हमारे बंगले में दूसरों के जैसे खाना बनाने के लिए नौकर जो नहीं है, इसीलिए घर की बहू को ही सारा खाना बनाना पड़ता है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। हमारे खानदान की यही रीत है। बाकी सारे कामों के लिए नौकर चाकर चल सकते हैं, लेकिन रसोई के काम तो घर की लक्ष्मी यानी घर की बहू ही करेगी। अच्छा सुहानी, तुम ही कर दो ना माँ की मालिश। लेकिन स्वाति भाभी, मैंने अभी अभी तो ये सुंदर नेल्स बनाए हैं। मुझे पड़ोस की लड़कियों ने कहा कि ये तुम पर खूब जचेगा, इसीलिए मैंने भी बनवा लिए। और माँ, अगर मैंने आपकी मालिश कर दी तो ये नेल्स टूट जाएंगे। माफ कर दो मुझे, लेकिन मैं आपकी मालिश नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बिटिया, वर्षा तो अभी बाहर गई है, वो आएगी तब कर देगी मेरी मालिश। नहीं माँ, जाने दो। इतनी बुरी बेटी हूं मैं। आप और पापा मेरे लिए कितना कुछ करते हो, और एक मैं हूं जो आपकी मालिश भी नहीं कर सकती क्या? नहीं, मैं तो आपकी मालिश करके ही रहूंगी, फिर चाहे मेरे नाखून ही टूट जाए। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तूने मेरी मालिश भी नहीं की तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। तू बैठ और आराम कर। नहीं माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ओह गॉड, ये लड़की तो फिर से शुरू हो गई। पता नहीं इसने आश्रम से आध्यात्मिक शिक्षा ली है या फिर किसी नौटंकी करने की डिग्री लेकर आई है। एक बार इसकी नौटंकी शुरू हो गई तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सुहानी बिटिया, तू चिंता मत कर, वर्षा अभी आती ही होगी, फिर वो कर देगी। सुहानी अब अपने भाइयों के साथ स्विट्जरलैंड भी घूम कर आती है और वहां से आने के बाद उसके हाव भाव तो और भी ज्यादा बदल जाते हैं और सभी ये देखकर काफी चौंक जाते हैं। फिर एक दिन जब घर पर नालिनी की सहेलियां आती है, तभी सुहानी बिटिया,
ये मेरी सहेलियां है। हेलो आंटी जी, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे नालिनी, तुम्हारी बेटी तो हमें नमस्ते करने की जगह हेलो बोल रही है। ये तो आश्रम गई थी ना, तो आते ही ये बदल कैसे गई? हाँ हाँ, कपड़े भी तो देखो इसके। आपकी बात सही है आंटी जी, लेकिन वेशभूषा और भाषा से किसी के व्यक्तित्व और किरदार को पहचाना नहीं जाता, बल्कि उसके कर्म और स्वभाव से पहचाना जाता है। और हाँ, अब मैं अपने आप को आश्रम के बाहर की इस दुनिया में ढालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आश्रम में मिली हुई सीख भूली नहीं हूँ। देखा बहनों, शाबाश मेरी बेटी। हम्म, पल में कुछ तो पल में कुछ और। इडियट कही की। शांत रहो स्वाति, सुन लेगी तो फिर से नौटंकी शुरू कर देगी। फिर एक दिन जब वर्षा और स्वाति रसोई में काम कर रहे होती है, तभी वहां पर सुहानी आती है। भाभी, मुझे वो बिस्किट खाने थे जो मैंने स्विट्जरलैंड से लाए हैं। वो बिस्किट तो उस नीले वाले डब्बे में रखे हैं। ठीक है भाभी, थैंक यू। अच्छा सुहानी, तुम्हें तो केवल सात्विक भोजन ही बनाने आता होगा ना? चलो, अब से हम दोनों तुम्हें बाकी के पदार्थ भी बनाना सिखाते हैं। तुम्हें वो सब तो बनाने आता ही नहीं होगा ना, इसीलिए। धन्यवाद भाभी, लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत आप दोनों जैसी नहीं होने वाली। क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ, और मैं तो किसी ऐसे ससुराल में जाऊंगी जहाँ पर मेरे हाथ के नीचे 10 नौकर होंगे, और वहां पर मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा भाभी, मेरे लिए आधे घंटे बाद वो अदरक वाली चाय भेज दीजिए, वो भी प्याज और पनीर के पकौड़ों के साथ। इतना कहकर सुहानी वहां से चली जाती है, जिसके बाद स्वाति और वर्षा दोनों को खूब गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन उन्हें अचानक से बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, और वो दोनों भाई अपनी खुशी पूरे परिवार के साथ बांटते हैं। वाह वाह अनुज भैया, माधव भैया, आपको बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो गया, तो आप मुझे एक नई कार दिला दो ना। मुझे हर रोज ड्राइवर का इंतजार करना पड़ता है और उसी के साथ जाना पड़ता है। जब मेरे पास मेरी नई कार आएगी, तब मैं खुद उसे चलाना सीख कर कहीं भी आराम से जा पाऊंगी। पर सुहानी, कार चलाना तो काफी घातक हो सकता है ना? और जहां तक मुझे पता है, तुमने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई होगी। नहीं भाभी, हमारे आश्रम में मुझे एक दिन एक नेक व्यक्ति ने साइकिल भेंट स्वरूप दी थी, इसीलिए मुझे साइकिल चलानी आती है, और मुझे हमेशा से ही कार भी चाहिए थी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सुहानी? तुम्हारे ये दोनों भाई है ना, ये दे देंगे तुम्हें कार। हाँ पापा, हम जरूर देंगे। अरे वाह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुहानी के पास नई कार भी आ जाती है, और उसे कार सिखाने के लिए रोजाना एक ट्रेनर भी आता है। अब ऐसे ही वो अपने परिवार वालों से खूब सारी महंगी चीजें लेती ही रहती है। फिर एक रोज जब दोनों भाई हिसाब किताब करने बैठते हैं, माधव भैया, पिछले महीने तो कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया। इतना खर्चा तो हमने आज तक नहीं किया है। हाँ अनुज, सच कह रहा है तू, बहुत खर्चा हो गया हमारा। अब आंखें बंद करके अपनी लाडली दुलारी चुटकी पर खर्च करते रहोगे तो उसका नतीजा तो यही होगा ना, और नहीं तो क्या। अरे हम अगर कुछ मांगते हैं तो आप लोग 4 ताने देते हो, 10 बार मुंह बनाते हो, लेकिन इतने सालों बाद बहन क्या आ गई घर पर, आप दोनों और माजी पापा जी चारों बस बेहिसाब खर्चे ही करते जा रहे हो, और इस सब की जरूरत ही क्या है? और नहीं तो क्या। अब बस बहुत हो गया, वो इस घर में पुरानी हो चुकी है। कम कर दो अब उसके लाड़ प्यार। हाँ स्वाति, शायद तुम सही कह रही हो। हाँ अनुज, शायद भावनाओं में बहकर हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया। ये सारी बातें सुहानी सुन लेती है, और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और रो पड़ती है। भैया, ये दोनों भाभियां मेरे बारे में क्या सोचती है?
ये मैं पहले से जानती थी, लेकिन आप दोनों के मन में भी मेरे लिए इतना मेल है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अरे चुटकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ चुटकी, प्लीज रो मत और एक बार हमारी बात सुन। नहीं भैया, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। लो, हो गई इसकी नौटंकी शुरू। फिर सुहानी रोते रोते नालिनी और विजय के पास जाकर सब कुछ बताती है। अनुज, माधव, तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे हमारे पास पैसों की कमी है क्या? हमारे घर की बेटी इतने सालों बाद वापस आई है और तुम दोनों एक एक पैसे का हिसाब कर रहे हो। अरे इतने नीचे कैसे गिर सकते हो तुम दोनों? लेकिन पापा, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारा विश्वास करो, हम बस साधारण सी बातचीत कर रहे थे। हाँ पापा, सुहानी ने गलत समझ लिया। नहीं पापा, स्वाति भाभी और वर्षा भाभी, ये दोनों इन दोनों को भड़का रही थी और मेरी बुराइयां कर रही थी। स्वाति, वर्षा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? माँ जी, माफ कीजिए, लेकिन ये बात सच है कि सुहानी के आने के बाद खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा माँ जी? हाँ माँ जी, पापा जी, नया नया तो सब ठीक था, लेकिन अभी तो इसे आकर लगभग 3 महीने हो चुके हैं और ऐसे में इसे भी समझना चाहिए कि घर में हमें कितना खर्चा करना चाहिए और कितना नहीं। अरे हम दोनों तो इस घर की बहुएं हैं और आपने तो हमें अच्छी तरह से समझाया है कि हमें घर पर कितना खर्चा करना चाहिए, लेकिन ये तो इस घर की बेटी है और आप लोगों का भी इसके प्रति कुछ फर्ज बनता है। उल्टा इसे तो हमसे कुछ ज्यादा ही समझदार होना चाहिए, क्योंकि ये तो आश्रम में पली बड़ी है, लेकिन इसमें समझदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखा ना माँ, देखा आप दोनों ने, इन दोनों के मन में मेरे लिए कितनी कड़वाहट भरी है। वैशा स्वाति, बिजनेस को चलाने वाले मालिक विजय जी हैं और अगर उन्हें अपनी बेटी पर खर्चा करने के लिए कोई एतराज नहीं है तो तुम दोनों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? छी, तुम चारों मेरी बेटी के साथ इस तरह से पेश आओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम दोनों ने इसके साथ बहुत गलत किया है। सुहानी, बेटा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दे। आइंदा से कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। हाँ सुहानी बिटिया, और तू बुरा मत मान। चल, अब रोना बंद कर दे। नहीं माँ पापा, ये मेरी जगह नहीं है। शायद मेरी जगह तो उस आश्रम में ही है। अब मैं यहाँ पर और नहीं रुकने वाली। मेरे यहाँ रहने से दूसरों को बहुत तकलीफ हो रही है। अब बहुत हुआ माँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या? अरे सुहानी बिटिया, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात तो सुनो। सुहानी, चुटकी, चुटकी रुक जाओ, हमारी बात तो सुन लो प्लीज चुटकी। फिर सुहानी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान बांधने लगती है। देखा ना, ये सब तुम दोनों के कारण ही हुआ है। अब जाओ, जाकर उससे माफी मांगो, वरना मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। क्या? भला हम क्यों माफी मांगे उससे? हाँ माँ जी, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है। अरे आप लोगों को सुहानी की हरकतें और उसकी नौटंकी समझ में नहीं आती क्या? माफ कीजिए, लेकिन अगर आप दोनों बहुओं को घर से बाहर निकालना चाहती हो तो निकालिए, लेकिन हम दोनों अपना आत्मसम्मान खोकर आपकी उस नौटंकी करने वाली बेटी से हरगिज माफी नहीं मांगेंगे। क्या? अरे इतनी ढीठ कैसे हो सकती हो तुम दोनों? सुहानी, सुहानी रुक जा बेटा, मत जा लाडो, अपनी माँ की बात सुन बेटा। जाने दीजिए मुझे, मत रोकिए। अगर मैं इस घर की बेटी होती तो मेरे साथ कोई इस तरह से बर्ताव कभी नहीं करता। मेरे दिल पर बहुत ठेस पहुंची है माँ पापा, अब मुझे मत रोकिए, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। नहीं बच्ची, रुक जा। सभी लोग सुहानी को बहुत रोकते हैं,
लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती और घर के बाहर चली जाती है। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दिया का रिश्ता एक ऐसे घराने में तय होता है जहां उसकी सास ही नहीं होती। दिया के होने वाले पति संभव गुप्ता की मां अनुराधा का स्वर्गवास हुए कई साल बीत चुके होते हैं और वो अपने पिता ब्रिजेश के साथ ही रहा करता है। इस बात से दिया बहुत खुश होती है। ससुराल में पहले दिन ही दिया को अपनी सहेली मीनल का फोन आता है। तभी, यार दिया, तेरे तो मजे ही मजे है, तू बहुत लकी है। सास बिना ससुराल, कितना सुकून और शांति होगी वहां पर। और एक यहाँ पर हम है। हमारी सास तो सुबह से शाम तक दिन के आठों पहर बस अपने तानों की बीन ही बजाती रहती है। हाँ मीनल, सो तो है। चल चल, अब ज्यादा नजर मत लगा और मुझे बचे कुचे काम निपटाने दे, वरना ससुराल में पहले दिन ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यार दिया, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। तुझे किसी भी बात में रोकने टोकने के लिए थोड़ी ना तेरी सास है वहां पर। अरे सास नहीं है तो क्या हुआ, आवारों की तरह बैठ जाऊं क्या? पति और ससुर तो है ना, पागल कहेगी। चल अब फोन रख, करती हूँ मैं तुझे बाद में फ्री होकर। मीनल की बातें सुनकर दिया मन ही मन मुस्कुराने लगती है और अपने आप से कहती है, सच में थैंक यू सो मच भगवान जी, जो मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है। यहाँ पर अब मैं हर काम अपने हिसाब से ही करूंगी। खाने से लेकर घर के हर एक छोटे मोटे काम, इन सब में मेरा ही फैसला होगा, किसी की रोक टोक नहीं होगी। मैं अब अकेले ही इस घर को सुंदर बनाऊंगी। एक तरह से मैं इस घर की गृह स्वामिनी नहीं बल्कि मुखिया बन चुकी हूँ। पर किसे पता था कि दिया अपने दिमाग में जो ख्वाब देख रही है वो ख्वाब अगले ही पल टूटने वाला है। जब दिया सारा खाना लगभग बना ही चुकी होती है तभी ब्रिजेश वहां पर आता है और वो उससे कहता है, ये सब क्या बना दिया है तुमने बहू? तुम्हें खाना बनाने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेना चाहिए था। इतना सारा राशन बर्बाद क्यों कर दिया तुमने? ये इतना तेल वाला पुलाव और ये मटर, ये सब कोई नहीं खाता यहाँ पर। और ये मसाला पापड़, ये ना तो मैं खाता हूँ और ना ही संभव। और हम चपातियां नहीं खाते, सीखे हुए पुलके खाते हैं। लेकिन पापा जी, ये बात मुझे पता नहीं थी और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो सब कुछ मैं अपनी मर्जी से बना सकती हूँ ना। आपको और संभव को कैसे बार बार पूछ सकती हूँ मैं? नहीं, ऐसा हरगिज मत करना आइंदा से। इस घर का एक एक पत्ता भी मेरी अनुमति के सिवा नहीं हिलना चाहिए। छोटे से छोटे काम को करने से पहले तुम मुझसे अनुमति जरूर लेना, समझ गई तुम? लेकिन पापा जी, अब सासू माँ नहीं है ना, तो मैं ही संभालूंगी ना सब कुछ। आपको क्यों परेशान करूं? नहीं, गुप्तन जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। इस घर में सास नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ही चलाओगी। इस भ्रम में जीने की कोई जरूरत नहीं है। गुप्तन जी की जगह मैं हूं यहाँ पर, इस घर का मालिक और तुम्हारा ससुर। अपने ससुर ब्रिजेश का ये रूप देखकर दिया काफी हैरान रह जाती है। फिर एक दिन जब दिया मॉप से पोछा लगा रही होती है तभी यह देख ब्रिजेश गुस्सा हो जाता है और वहां पर आकर दिया को सुनाने लगता है, ये मॉप किसने लाया इस घर में? दिया बहू, तुम इससे पोछा नहीं लगा सकती। लेकिन पापा जी, मैं तो इसी से अपने घर में कभी कभार पोछा लगाया करती थी और आजकल तो हर घर में मॉप से ही पोछा लगाया जाता है। लेकिन ये गुप्ता निवास है और यहाँ पर हाथ से ही पोछा लगाया जाता है। गुप्ता जी भी हाथ से ही पोछा लगाया करती थी
और मैं भी तुम्हारे आने से पहले हाथ से ही पोछा लगाया करता था। इस मॉप के कारण कोने में गंदगी रह जाती है, इसीलिए हाथ से करो। लेकिन पापा जी। देखो बहू, ज्यादा काम को टालने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल। समझी कि नहीं? दिया अब अपने ससुर से काफी परेशान होने लगती है और वो ये सारी बातें संभव से कहती है। संभव, मुझे तो सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पापा जी को आखिर हो क्या गया है। अरे हर काम में बारीकी से ध्यान देते हैं और कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। अरे ये पापा जी तो सास से भी ज्यादा बढ़कर है। दिया, अब पापा की भी क्या गलती है इसमें? वो पहले से ही ऐसे है। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही इस घर को संभाला है। रिटायरमेंट होने के बाद वो और ज्यादा बारीकी से सारी चीजें करते हैं। फिर चाहे वो खाना बनाना हो या साफ सफाई करना। छोड़ो, तुम तो मेरे मन का दुख समझ ही नहीं पाओगे। तुमसे तो बात करना ही बेफिजूल है। अब ऐसे ही ब्रिजेश दिया के साथ सास की तरह पेश आने लगता है और दिया के लिए ससुराल का हर एक दिन चुनौती भरा साबित होने लगता है। ऐसे ही एक महीने बाद जब दिया बैग पैक करके 2 दिनों के लिए अपने मायके जाने वाली होती है, तभी वो दिया को रोक लेते हैं। रुक जाओ बहू, कहाँ चली तुम्हारी सवारी? पापा जी, वो मेरी भांजी का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो इसके लिए तुमने मुझसे अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा क्या? पर पापा जी। चुपचाप अपनी ये बैग वापस उठाकर अपने कमरे में रख दो। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। अरे शादी किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम अभी मायके जा रही हो। लाज शर्म है या नहीं तुम में, या बेच खाई है? लेकिन पापा जी, 2 दिनों की तो बात है और मैं कौन सा 7 समुंदर पार रहती हूँ। अब मेरी शादी हुई है तो मैं ससुराल में ही पुरानी मेज की तरह पड़ी रहूं क्या? ठीक है, अगर तुम्हें अपने मायके जाने में इतनी ही दिलचस्पी है तो जाओ, चली जाओ। लेकिन फिर कभी लौटकर वापस मत आना इस घर में। समझ गई तुम? पापा जी, ये क्या लगा रखा है आपने? आप तो किसी सास से भी ज्यादा बढ़कर हो। दिया बहू, जबान संभाल कर बात करो मुझसे। मैं तुमसे उम्र, रिश्ते और ओहदे तीनों में बड़ा हूं। आइंदा से मुझे उल्टा जवाब देने से पहले 100 बार सोचना। नालायक कही की। ब्रिजेश के चुभने वाले ताने सुनकर दिया अपने मायके नहीं जाती और वापस अपने कमरे में चली जाती है। सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश मेरी कोई सास होती, वो तो मेरे दिल का दुख समझती। एक औरत ही औरत का दर्द और उसकी भावनाओं को समझ सकती है। लेकिन मेरा ये ससुर, ये तो एक हिटलर है, हिटलर। खड़ूस कहीं का। इसने तो मेरा 1 महीने में ही जीना दुश्वार करके रखा है। फिर दिया सारी बातें संभव को बताती है और उसके कहने पर वो अपने पापा से बात करता है। पापा, क्यों रोका अपने दिया को? वो तो बस अपने मायके 2 दिन के लिए ही तो जा रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और कई दिनों से आप उसके साथ अच्छे से पेश भी नहीं आ रहे। ऐसा क्यों पापा? संभव बेटा, ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन। भूल गया क्या? तेरी माँ के जाने के बाद मैंने ही तुझे संभाला है। मैंने ही इस घर को बनाया है और मैं इस घर का मुखिया हूँ। तो मुझे मत पूछ क्यों रोका और क्यों ऐसा किया। मैं बहू का ससुर हूँ और मैं उसे जो भी आदेश दूंगा उसे उसका पालन करना ही होगा। ब्रिजेश अपने बेटे संभव की भी कोई बात नहीं सुनता। फिर एक दिन जब ब्रिजेश बाहर जाता है, तभी दिया खुश होकर अपनी सहेलियों को घर बुला लेती है और उन्हें अपना सारा दुखड़ा बताती है। हे भगवान, क्या कह रही है दिया? तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे ससुर से अच्छी तो हमारी सासें है।
तेरा ससुर तो सच में डेंजर निकला। चुप हो जा मीनल, सारी तेरी ही नजर लगी है और कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है दिया। लेकिन दिया, हमारी सास भी इतना ओवर नहीं करती जितना कि तेरा ससुर करता है। सच कह रही थी तू, वो तो एक नंबर का हिटलर ही है। कैसा नसीब पाया है तूने, सास बिना ससुराल के बदले तुझे सास जैसा ससुर मिल गया है। बल्कि तेरा ससुर तो सास से भी बढ़कर है। और नहीं तो क्या, मैं तो सच में तंग आ चुकी हूँ उससे। उतने में वहां पर ब्रिजेश आ जाता है और वो दिया की सहेलियों को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। ये सब यहाँ पर क्या लगा रखा है तुमने बहू? ये मेरा घर है, घर, कोई खुला पार्क नहीं जो जब चाहे जिसका मन आया बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। निकल जाओ यहाँ से सबके सब। ब्रिजेश की ऐसी बातें सुनकर दिया की सारी सहेलियां डर कर वहां से 1 मिनट में ही सुमड़ी में निकल जाती है। लेकिन ब्रिजेश का ये बर्ताव देखकर दिया को काफी गुस्सा आ जाता है और तभी वहां पर ऑफिस से संभव भी लौट आता है। बस बहुत हुआ पापा जी, बहुत सह लिया आपका खौफ और आपके ताने, लेकिन अब और नहीं। अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। जब देखो तब आप हर काम में, हर एक चीज में रोक टोक करते रहते हो। जब से आई हो बस मेरा जीना हराम करके रखा है आपने। अरे आप में कोई इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है? चुप करो बहू, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? अरे मैं तुम्हारा ससुर हूँ, ससुर। अपनी हद में रहकर बात करो, और अगर नहीं कर सकती तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चलती बनो। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की सारी बातें सुन ली है। तुमने मुझे हिटलर कहा है। हाँ कहा मैंने हिटलर? क्या गलत कहा मैंने? आप मेरे ससुर हो, लेकिन ससुर जैसा बर्ताव कभी किया है क्या आपने? आप तो बस मुझ पर अत्याचार ही करते रहते हो 24 घंटे। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि ससुर बनने के बाद में आपको तो बस मुझे ताने देने का एक लाइसेंस मिल गया है। बहू, अब भी कह रहा हूं, अपनी जबान संभाल कर बात करो। बस पापा, अगर आप दिया के साथ इस तरह से पेश आओगे तो वो भी आपके साथ ऐसी ही पेश आएगी ना। ये जो भी कह रही है एकदम सही कह रही है। माँ के जाने के बाद में आपके अंदर के सारे जज्बात ही मर चुके हैं। आपको दूसरों की भावनाओं को भी समझना होगा, उनकी कदर करनी होगी। हाँ मैं मानता हूँ कि इसने हिटलर कहकर गलत किया है, लेकिन वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगी ही ना। एक बहू होने के नाते इसे भी अपने हिसाब से काम करने दीजिए। आप तो बस इसे अपने आदेश दे देकर दिन रात परेशान ही करते रहते हैं और ऊपर से उस काम में कमियां भी निकालते हैं। जाने दो संभव, पापा जी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने ये तय किया है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। फिर दिया अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी ब्रिजेश उसे रोक लेता है और उससे माफी मांगता है। रुक जाओ बहू, और मुझे माफ कर दो। और संभव बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अकेले रहकर मैं काफी बुज़दिल हो चुका हूँ, दूसरों की कदर करना ही भूल गया हूँ। लेकिन अब तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे समझ आ चुका है। दिया बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, और एक लक्ष्मी इस घर को पहले ही छोड़कर जा चुकी है। अब तुम भी उल्टे पाँव मत जाओ बहू। ब्रिजेश तहे दिल से शर्मिंदा होता है और इसीलिए दिया उसे माफ कर देती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और दिया अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।